हाय फ्रेंड्स, मैं टंकेश्वर देवांगन आपका स्वागत करता हूं वॉरियर डीटी के यूट्यूब चैनल में। आज हम बस्तर में शासन करने वाले छिंदक नागवंशीय शासकों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जिस समय छिंदक नागवंशीय शासकों का शासन था उस समय छत्तीसगढ़ में और कौन कौन से वंशों का शासन चल रहा था। तो ये आपका बस्तर क्षेत्र है। बस्तर क्षेत्र में इस समय छिंदक नागवंशी शासक शासन करते थे। यहाँ कवर्धा वाला क्षेत्र था। कवर्धा में नागवंश की एक शाखा फणी नागवंश वाले शासन करते थे। यहाँ रतनपुर में, रतनपुर जो कि मुख्यालय था कलचुरियों का, है ना, कलचुरियों की राजधानी थी। तो कलचुरी शासक यहाँ शासन करते थे। तो यहाँ हमने देख लिया बस्तर में छिंदक नागवंशी थे और कवर्धा में फणी नागवंशी। इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है। तो यहाँ देखते हैं जो कवर्धा और बस्तर में जो शासन करते थे उन नागवंशियों में अंतर क्या था। नागवंश कवर्धा में शासन करने वाले फणी नागवंश कहलाते थे। बस्तर में शासन करने वाले छिंदक नागवंशीय। फणी का अर्थ होता है सिर, सिर यानी नाग का सिर। इन लोग अपना जो संबंध होता है वो नाग से जोड़ते थे। छिंदक का अर्थ होता है पैर। तो ये फणी नागवंश वाले अपने आप को उच्च नाग समझते थे और जो छिंदक नागवंशी थे इनको निम्न नाग समझते थे। ठीक है। तो ये फणी नागवंशियों की राजधानी थी कवर्धा और इनकी राजधानी थी बारसूर। बारसूर के बाद इनकी राजधानी चेंज हुई भोगवतीपुर। भोगवतीपुर के बाद इनकी राजधानी चेंज हुई चक्रकोट। इन सबको हम देखेंगे ध्यान से। इस वंश का संस्थापक था, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया, कवर्धा के फणी नागवंश में अहिराज था। इस वंश का जो संस्थापक था उसको हम देखेंगे जो नृपति भूषण था। तो इस वंश को स्टार्ट करते हैं। इस वंश का जो राज्यकाल था, राज्यकाल जो था 1023 से स्टार्ट होता है और 1324 ईस्वी तक इसका शासनकाल चलता है। राजधानी, जैसा मैंने बताया कि इनकी जो राजधानी थी सबसे पहले बारसूर थी। बारसूर के बाद भोगवतीपुर हुई। भोगवतीपुर के बाद चक्रकोट हुई। इनकी राजधानी क्यों चेंज हुई इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे लेक्चर में। संस्थापक जिसकी मैंने चर्चा की है नृपति भूषण था। उपाधि इनकी थी, उपाधि ये भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि धारण करते थे। भोगवतीपुरेश्वर। इस वंश के अधिकांश शासक भोगवतीपुर को राजधानी बनाकर शासन किए थे, इसलिए भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि धारण करते थे। साथ ही साथ ये राजभूषण की उपाधि धारण करते थे। राजभूषण के साथ साथ कई शासक इसमें जगदेक भूषण की उपाधि भी धारण करते थे। जगदेक भूषण इनकी उपाधि थी। तो ये हम देख लेंगे आगे हम कुल के बारे में देख लेते हैं। तो इनका गोत्र था कश्यप, कश्यप गोत्र के थे और इनका जो वंश था वो छिंदक नागवंश, छिंदक कुल के कहलाते थे। इन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम छिंदक नागवंश पड़ा। उसके बाद हम देखते हैं इस वंश के अंतिम राजा थे हरिश्चंद्र करके एक राजा हुए। हरिश्चंद्र जो इस वंश के अंतिम शासक हुए। काकतीय शासकों ने, जो पहले चालुक्य थे, चालुक्य शासक जो कि खदेड़ दिए गए अपने राज्य से, आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र से, तो इस क्षेत्र में आकर नमदेव इस पर आक्रमण करता है और हरिश्चंद्र की हार होती है उस युद्ध में। और हरिश्चंद्र के हार जाने से इस वंश की सत्ता समाप्त हो जाती है और काकतीय वंशीय सत्ता छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में प्रारंभ होती है। शासन क्षेत्र हम देखें तो ये आपका बस्तर वाला क्षेत्र में शासन करते थे। मुख्यतः ये दंतेवाड़ा और दंतेवाड़ा के बारसूर वाले क्षेत्र में शासन करते हैं। बारसूर में बहुत सारे जो मंदिर बने हुए हैं, धार्मिक मंदिर, छिंदक नागवंशीय शासकों ने ही बनाए हैं। अभिलेख के बारे में चर्चा करें तो एक महत्वपूर्ण अभिलेख मिलता है एर्राकोट का। एर्राकोट जो कि तेलुगु भाषा में लिखा हुआ है। दूसरा मिलता है टेमरा सती अभिलेख। टेमरा सती अभिलेख, टेमरा सती अभिलेख है, इसको हम देखेंगे। ये जो पहला शासक था एर्राकोट नृपति भूषण, उसने लिखवाया था और टेमरा सबसे अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव ने लिखवाया था। इस वंश के बहुत सारे अभिलेख मिले हैं, बहुत सारे ताम्रपत्र और शिलालेख भी मिले हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे।
शासक। तो इस वंश के शासक 10 हुए, है ना। इसको देखने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस वंश की 2 शाखाएं थी, ठीक है। देखिए, ये जो आपका बस्तर था, ये जो बस्तर क्षेत्र था, इतिहासकारों का कहना है ये जो बस्तर क्षेत्र है ये 2 भागों में विभक्त था। ये 2 भागों में विभक्त था। ये इंद्रावती नदी के घाटी के दोनों क्षेत्र में ये शासन करते थे। इनका शासन क्षेत्र ये था, इंद्रावती नदी के घाटी के दोनों ओर इनका शासन रहता था। तो इतिहासकारों ने ये पूरे बस्तर क्षेत्र को, इंद्रावती के दक्षिण वाले क्षेत्र को चक्रकोट कहा है और ऊपर वाले क्षेत्र को भ्रमरकोट कहा है। तो इसको आप याद रखिएगा, चक्रकोट, भ्रमरकोट। हालांकि बस्तर के अनेकों नाम हैं। प्राचीन काल में बस्तर के महाकांतार, दंडकारण्य और एक कांतार नाम थे, और मध्यकाल में चक्रकोट, चक्रकूट, चक्रकोट्टा, भ्रमरकोट, भ्रमरकूट, ऐसे बहुत सारे नाम थे बस्तर में। तो इतिहासकारों ने कहा कि भ्रमरकोट और चक्रकोट, ठीक है। तो इस ऊपर और शुरुआत में इस वंश का जो एक शाखा था वैष्णव पंथ मानने वाला, वो शासन करता था, और नीचे शैव मत मानने वाला शासक शासन करता था। तो इनकी 2 शाखाएं थी, शैव मत वाले, वैष्णव मत वाले। तो जो शैव मत वाले थे वो थोड़े उग्र नीति का पालन करते थे और रक्त लौह नीति का पालन करते थे। ये मांसाहारी थे और हिंसक थे। उसी प्रकार हम देखें, वैष्णव पंथ वाले जो थे, वैष्णव शाखा वाले थे, वो शांत से थे, संधि नीति का पालन करते थे, और संधि नीति का पालन करने के साथ साथ ये शाकाहारी होते थे। और हम कहें कि शैव मत वाले मांसाहारी होते थे, ठीक है। तो इतना ही हम देखते हैं इन दोनों शाखाओं के बारे में। शाखा चिन्ह हम देख लें। शैव मत का शावक संयुक्त व्याघ्र, शावक संयुक्त व्याघ्र, यानी कि बाघ के साथ उसके बच्चे का जो वो होता है, बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, वो उसमें लगा होता था। इनका जो होता था वैष्णव का धनु व्याघ्र होता था, धनु व्याघ्र, और एरावत, एरावत, एरावत यानी हाथी, और पीछे होता था कमल कदली, कमल कदली का, कमल कदली पत्रक लगा होता था, ठीक है। यानी इनका जो शाखा का जो ध्वज होता था वो शावक संयुक्त व्याघ्र होता था, शैव मत वालों का, वैष्णव मत वालों का धनु व्याघ्र, एरावत और कमल कदली पीछे, ठीक है। तो ये शाखा चिन्ह याद रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं शासकों के बारे में। शासक, जो पहला शासक होता है वो है आपका नृपति भूषण, जिसका शासनकाल इतिहासकारों ने 1023 ईस्वी के आसपास डिसाइड किया है। छत्तीसगढ़ में इतिहास में अधिकांश वंशों के जो राजा हैं उनका शासनकाल एग्जैक्ट बताया नहीं जा सकता। कुछ मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं, उसके आधार पर कुछ शासनकाल निर्धारित किया जाता है इनका। तो नृपति भूषण का 1023 ईस्वी शासनकाल निर्धारित किया गया है। धारावर्ष और जगदेव भूषण 1060 ईस्वी के आसपास शासनकाल था। रामकुमार बिहार की बुक में लिखा है कि नृपति भूषण और धारावर्ष जो था, धारावर्ष जगदेव भूषण, ये दोनों 1023 से 1060 ईस्वी के बीच शासन करते हैं। तो दोनों मिलाकर शासनकाल 1023 से 1060 के बीच इनका शासनकाल। धारावर्ष इसका नाम था और जगदेव भूषण इनकी उपाधि थी, है ना। और 1060 ईस्वी के बाद इसके कोई शिलालेख प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिए धारावर्ष का शासनकाल 1060 तक रखा गया। उसके बाद एक शासक आता है मधुरांतक देव, जिसको हम देखेंगे। ये जो शाखा राज करती थी उसमें से ये नहीं है, जिस शाखा से नृपति भूषण था, धारावर्ष था, उस शाखा से मधुरांतक देव नहीं था। अब मधुरांतक देव की हत्या करके सोमेश्वर देव राजगद्दी पर बैठता है 1069 से 1111। ये धारावर्ष के शाखा का ही होता है, बाकी सब उसी शाखा के होते हैं। फिर सोमेश्वर देव का शासनकाल देखें तो 1069 से 1111 ईस्वी डिसाइड किया गया है। कन्हर फर्स्ट का जो शासनकाल था 1111 के आसपास था। जयसिंह देव का शासनकाल निर्धारित नहीं किया जा सका है। उसके बाद सोमेश्वर देव द्वितीय था,
जो राजभूषण की उपाधि धारण करता था, 1208 ईस्वी के आसपास इसका शासनकाल था। नरसिंह देव, जिसका शासनकाल इतिहासकारों ने 1218 से 1224 निर्धारित किया है। कन्हर देव द्वितीय के बारे में देखें तो शासनकाल 1242 के आसपास है। हरिश्चंद्र देव जो इस वंश के अंतिम शासक थे, उनका शासनकाल 1324 ईस्वी के आसपास है। तो ये सभी राजाओं का नाम आपको याद रखना है और ये कौन से वंश के हैं इसको याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है। कन्हर देव के बारे में पूछ चुका है, सोमेश्वर देव, मधुरांतक देव के बारे में पूछ चुका है कि ये कौन से वंश से संबंधित हैं, नाम दिया जाता है अक्सर, है ना। तो इस चीज़ को आप याद रखें। आगे हम इस वंश के शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे, उनके क्या क्या कार्य थे, क्या क्या अभिलेख प्राप्त हुए छत्तीसगढ़ में, उसके बारे में हम देखते हैं। आगे देखते हैं इस वंश के राजाओं के बारे में। तो इस वंश का सबसे पहला शासक होता है नृपति भूषण, जिसका शासनकाल 1023 ईस्वी से स्टार्ट होता है। 1023 ईस्वी में जब स्टार्ट होता है, ये अनुमान लगाया जाता है 1023 ईस्वी में प्राप्त एर्राकोट अभिलेख से। 1023 ईस्वी में नृपति भूषण ने इसे लिखवाया था। ये इस वंश का संस्थापक और पहला शासक था। ये जो एर्राकोट अभिलेख लिखवाया है वो तेलुगु भाषा में लिखा हुआ अभिलेख है। तो इसके अभिलेख के बारे में मैं थोड़ी चर्चा करूंगा कि इनके जितने भी अभिलेख मिले हैं, दो भाषाओं में मिले हैं। एक तो संस्कृत में मिला है और दूसरा तमिल में मिला है। तो संभवतः इंद्रावती नदी के जितने दक्षिण भाग हैं उसमें तेलुगु जनता रहती रही होगी, इसलिए इस क्षेत्र में इंद्रावती नदी के नीचे जितने भी अभिलेख मिले इस वंश के तेलुगु भाषा में लिखे हैं, और इंद्रावती नदी के ऊपर जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो संस्कृत भाषा के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा और नागरी लिपि जैसा कि हम जानते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा फैक्ट को कि इस वंश के जितने भी अभिलेख हैं दो भाषाओं में है, संस्कृत और तेलुगु में। आगे हम देखते हैं कि 1024 ईस्वी में राजेंद्र चोल लिखता है कि राजेंद्र चोल ने सक्राकोट्टम के राजा को पराजित किया था। अब ये सक्राकोट्टम यानी कि उनकी भाषा में चक्रकोट के राजा को इन्होंने पराजित किया था। तो संभवतः चोल वंशीय राजाओं के मांडलिक के रूप में ये जो शासक थे वो शासन कर रहे थे। तो राजेंद्र चोल ने पराजित किया था और लिखा है कि इस वंश के जितने शासक हैं वो साहसी हैं, वीर हैं, बहुत ही बहादुरी से वो क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं। उसके बाद इसी वंश के शासक के समय में ही शाखाओं का विभाजन हुआ था, दो शाखाओं का विभाजन हुआ था, एक शैव मत वाले, एक वैष्णव मत वाले। नृपति भूषण की दो रानियां थी, है ना। बड़ी रानी से पुत्र होता है धारावर्ष और मेघवर्ष। तो धारावर्ष बड़ा होता है तो धारावर्ष को ही सत्ता प्रदान कर दी जाती है, जिसका शासनकाल 1060 ईस्वी के लगभग रहता है। ये जो शासक था ये शैव मत वाले और वैष्णव मत वालों को का एकीकरण करना चाहता था। ये इसके प्रमाण इनके मंदिरों में मिलते हैं। इनका एक सामंत होता है चंद्रादित्य। चंद्रादित्य जो सामंत होता है ये जो हैं वो मंदिर निर्माण के लिए प्रसिद्ध होते हैं। ये चंद्रादित्य ने चंद्रादित्येश्वर मंदिर बनवाया। चंद्रादित्य इसी को कहते हैं, देवरली मंदिर इसी को कहा जाता है। तो याद रखिएगा जो चंद्रादित्येश्वर मंदिर है देवरली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसको चंद्रादित्य ने बनवाया था, जो कि धारावर्ष जिसकी उपाधि जगदेव भूषण थी उसने बनवाया था। उसके शासनकाल में बना या तो छिंदक नागवंशीय शासकों के शासनकाल में बना। तो ये पूछा जाता है चंद्रादित्य मंदिर। उसके बाद इसी चंद्रादित्य ने चंद्रादित्य सरोवर का निर्माण करवाया धारावर्ष के शासनकाल में। और ये जितने भी मंदिर हैं इसके बारे में कह नहीं सकते कि ये किसके शासनकाल में बने, लेकिन ये छिंदक नागवंशीय शासकों के शासनकाल में बने हैं। राजाओं के बारे में पता नहीं। एक मामा भाचा मंदिर है जो कि शिव मंदिर है। विशाल गणेश प्रतिमा है। उसके बाद एक बत्तीसा मंदिर है। इसके बारे में मैं बताता हूँ। सभी मंदिरों की एक एक विशेषता है। ये जो चंद्रादित्य मंदिर है या चंद्रादित्येश्वर मंदिर है, ये कहा जाता है कि चंद्रमा और सूर्य की पहली किरण यहाँ पर पड़ती हैं। चंद्रादित्य सरोवर, मामा भाचा मंदिर, इसके बारे में आप याद रखिएगा। मामा भाचा मंदिर जो है ये शैव मत और वैष्णव मत के एकीकरण का प्रतीक है। इसमें शिव है, एक शिव है, उसके चारों ओर विष्णु यानी विष्णु की मूर्तियां जो है शिव को घेरे हुए हैं। ये शैव और वैष्णव के एकीकरण का प्रतीक है। उसके बाद विशाल गणेश प्रतिमा है। ये एकास्म प्रतिमा है। एकास्म प्रतिमा का अर्थ ये होता है
कि एक ही शैल से चुनाई करके बनाया हुआ मूर्ति। तो ये सबसे विशाल मंदिर मूर्ति है गणेश की भारत में, है ना। सबसे बड़ी गणेश मूर्ति है कंबोडिया में। और अगर आपका फैक्ट पूछे तो मैं बता दूं कि सबसे प्राचीन जो मूर्ति छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुए वो विष्णु की चतुर्भुज प्रतिमा है, जो कि मल्हार से प्राप्त हुई है, वो दूसरे वंश की थी। सबसे प्राचीन मंदिर पूछे तो देवरानी जेठानी का मंदिर, जो कि तालागांव बिलासपुर से ही प्राप्त हुआ है। ये फैक्ट आप ऐड कर लीजिएगा। ये जो बत्तीसा मंदिर है, बत्तीसा मंदिर 32 मीनारों से स्थापित हुआ है। एक प्लेटफॉर्म है और ऊपर का जो छत है, छत से लटका हुआ 32 मीनार हैं जो कि ज़मीन को स्पर्श नहीं कर रहे हैं। ये बत्तीसा मंदिर शिव मंदिर ही है, शिव मंदिर है, गणेश है, मामा भांचा, शिव और विष्णु का मंदिर है, चंद्रादितेश्वर ये भी शिव मंदिर है, याद रखिएगा। उसके बाद उपाधि देखें तो इसकी जो उपाधि थी जगदेव भूषण की थी, और एक उपाधि और वो धारण करता था धारावर्ष, जिसको राजभूषण कहा जाता था। उसके बाद इसका उल्लेख देखें, बारसूर, पोटीनार, नारायणपाल, कुरुसपाल के अभिलेखों में। बारसूर, पोटीनार, नारायणपाल, कुरुसपाल के अभिलेखों में ये नारायणपाल और कुरुसपाल और बारसूर का अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आगे इस लेक्चर में आएगा। उसके बाद शासक होता है मधुरांतक देव। मधुरांतक देव जो रहता है ये वैष्णव मत वाले रहता है, और ये धारावर्ष शैव मत वाला। तो क्या होता है, इनको चोलों का सहयोग प्राप्त हो जाता है, चोलों का सहयोग प्राप्त हो जाता है। और ये मधुरांतक देव वास्तव में इनका मांडलिक रहता है। तो ये पूरे क्षेत्र का राजा बनना चाहता है। तो धारावर्ष के शासनकाल में ये इस पर आक्रमण करता है और धारावर्ष से युद्ध करता है, जिसमें धारावर्ष की मृत्यु हो जाती है और मधुरांतक देव का शासन इस क्षेत्र में आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो धारावर्ष का पुत्र रहता है सोमेश्वर देव, सोमेश्वर देव जानता है कि अकेले वो इससे मधुरांतक देव को हरा नहीं सकता। तो चोल के विरोध में ये चालुक्यों की सहायता लेते हैं, और चालुक्यों की सहायता से मधुरांतक देव को हटाकर फिर से पूरे बस्तर क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं। ठीक है, तो मधुरांतक देव के बारे में हम देखते हैं। मधुरांतक देव जो था उसका सत्ता संघर्ष हुआ था सोमेश्वर देव से। ठीक है, सोमेश्वर देव से सत्ता संघर्ष हुआ था। इसका शासनकाल 1065 से 1069 ईस्वी में ये 4 वर्ष शासन कर लेता है पूरे बस्तर क्षेत्र में। इसका मिला है राजपुर अभिलेख प्राप्त हुआ है। राजपुर जो कि वर्तमान में जगदलपुर के नाम से जाना जाता है। ये राजपुर अभिलेख में ग्रामदान का उल्लेख है। माना जाता है कि मधुरांतक देव मणिकेश्वरी देवी का भक्त था, तो वहाँ बलि देने के लिए, नर बलि देने के लिए वो राजपुर ग्राम को दान में दिया, ऐसा उल्लेख है उसमें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। राजपुर ग्राम को दान में दिया, राजपुर शहर की स्थापना करवाया, है ना। तो मणिकेश्वरी देवी के नर बलि के लिए, है ना, नर बलि ये राजपुर में। और दूसरा लिखित साक्ष्य मिला है जयपुर के ताम्रपत्र में। जयपुर जो कि एक जमींदारी थी उड़ीसा में, वहाँ से प्राप्त ताम्रपत्र में इस समय नर बलि का उल्लेख हुआ है ना। उसके बाद जो पुरुषपाल का अभिलेख है, पुरुषपाल के अभिलेख में भी मधुरांतक देव का वर्णन है। उसके बाद हम देखेंगे सोमेश्वर देव के बारे में, है ना। सोमेश्वर देव, मधुरांतक देव के बारे में और बता दूं कि मधुरांतक देव का जो चिन्ह था, जैसा मैंने बताया, धनु व्याघ्र और एरावत के पीछे कमल कदली, ये इसका चिन्ह था। उसके बाद सोमेश्वर देव मधुरांतक देव से युद्ध करके पूरे क्षेत्र में, बस्तर वाले क्षेत्र में ये पूरा अपना शासन स्थापित कर लेता है सोमेश्वर देव। ये बहुत ही शक्तिशाली शासक था, इस वंश का सबसे चमकता सितारा था। इसका एक अभिलेख मिला है, कुरुसपाल का अभिलेख मिला है। जैसे समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियानों के लिए प्रयाग प्रशस्ति लिखवाई थी, वैसे सोमेश्वर देव ने अपने विजय अभियानों के लिए कुरुसपाल का अभिलेख लिखवाया। तो कुरुसपाल का अभिलेख मुख्यतः विजय अभियान के लिए लिखा गया है, याद रखिएगा। ये तिथि विहीन है। तिथि विहीन होने के कारण इनके शासनकाल के एग्जैक्ट अपन अनुमान नहीं लगा सकते। इस अभिलेख में उसके समकालीन जितने भी राजा थे और उनकी राजधानी थी उनका उल्लेख है।
इसकी जो भाषा थी संस्कृत भाषा थी। इस कुरुशपाल अभिलेख का लिपि थी नागरी। ये जो अभिलेख है टोटल 39 पंक्तियों में लिखा गया है, अलग अलग पंक्तियों में अलग अलग श्लोकों के रूप में। कुरुशपाल अभिलेख में सोमेश्वर देव फर्स्ट द्वारा उड्र, वेंगी, लेमना, लंजी, रतनपुर, भद्रपत्तन, वज्र और कोसल क्षेत्र जीतने का वर्णन है ना। ये जो उड्र है, उड्र वर्तमान में उड़ीसा को कहा जाता है, तेलुगु भाषा में उड्र कहा जाता रहा होगा। तो उड्र क्या था, ये इसके पश्चिम में स्थित था उड्र। उसके बाद जो वेंगी था ये इसके दक्षिण में स्थित था, वेंगी। यार हम देखें लेमना, जो वर्तमान में बलौदा बाजार में लवण है, वही लेमना जमींदारी के रूप में जाना जाता रहा होगा। तो लेमना क्षेत्र को इन्होंने जीता। ये उसके शिलालेख के 15वें श्लोक में इसका उल्लेख है लेमना का। फिर हम देखें लंजी, जो वर्तमान में बालाघाट है, बालाघाट के पास लांजी नामक स्थान है, वही लंजी के रूप में जाना जाता रहा होगा। लंजी जो कि रतनपुर से 193 किलोमीटर दूर है ना, वर्तमान में बालाघाट में है। उसके बाद जो रतनपुर है, रतनपुर पर उस समय पृथ्वीदेव प्रथम का शासनकाल था। पृथ्वीदेव प्रथम का शासनकाल था जब इन्होंने आक्रमण किया था। उसके बाद भद्रपत्तन, भद्रपत्तन हम देख सकते हैं भद्रपत्तन कहाँ था। तो भद्रपत्तन जो कि भांडक जो क्षेत्र जाना जाता है वर्तमान में वज्र के लगभग निकट था। ये जो वज्र है आपका, वज्र का उल्लेख उसके शिलालेख के 19वें श्लोक में है। ये वर्तमान में वैरागढ़ के नाम से जाना जाता है, जो कि बस्तर से लगा हुआ है वज्र। अब ये कोसल क्षेत्र के बारे में हम देखते हैं। कोसल का उल्लेख कुरुशपाल अभिलेख में 2 जगह हुआ है ना। कुरुशपाल हम देखें, कुरुशपाल जो है जगदलपुर से लगभग 33 किलोमीटर दूर है, 33 किलोमीटर इस क्षेत्र में दूर है। तो यह कुरुशपाल अभिलेख में कोसल का उल्लेख 2 बार हुआ है। एक बार तो रतनपुर के तारतम्य में हुआ है कि रतनपुर पर आक्रमण किया गया था। दूसरा उल्लेख यह है कि कोसल क्षेत्र के 6,96,000 गाँवों के जीतने का वर्णन है। संभवतः इसके जो सेनापति थे यशोराज, उन्होंने 1070 ईस्वी के आसपास इस क्षेत्र को जीता था। लेकिन कोसल क्षेत्र में अभी भी 6,96,000 ग्राम नहीं है। तो संभवतः इसने पूरे क्षेत्र को मिलाकर इनके गांव की गणना की होगी, है ना। 6,96,000 ग्रामों के जीतने का उल्लेख है। पर ये बाद में कलचुरी शासक क्या हो जाते हैं, कंटिन्यू शासन करते रहते हैं। मतलब इन्होंने बहुत कुछ समय के लिए उस क्षेत्र पर शासन किया होगा, उसके बाद फिर से कलचुरियों ने आधिपत्य अपने क्षेत्र का प्राप्त कर लिया होगा, है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि 6,96,000 ग्राम जीतने का जो उल्लेख है वो सोमेश्वर देव के नाम है। जाजल देव फर्स्ट द्वारा बंदी बनाया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ये प्री और मेंस में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए जो सोमेश्वर देव था आसपास के राजाओं को परेशान करके रखा था और इनके पिताजी पृथ्वीदेव प्रथम के ऊपर इन्होंने आक्रमण कर दिया था और उस क्षेत्र को पूरा जीत लिया था। इसका बदला लेने के लिए जाजल देव फर्स्ट सोमेश्वर देव, उनके मंत्री और उनकी रानियों को एक साथ बंदी बनाकर ला लेते हैं, बंदी बना लेते हैं, उनके राजधानी को जला देते हैं, राजधानी को पूरी तरह से तहस नहस करके जला देते हैं, मात्र उनको सबक सिखाने के लिए। उसके बाद सोमेश्वर देव फर्स्ट की जो माता रहती हैं गुंड महादेवी, उनके आग्रह पर जाजल देव उनके मंत्री रानी समेत राजा को मुक्त कर देते हैं। तो जाजल देव फर्स्ट के बारे में हम देखेंगे, बहुत ही उदार किस्म का राजा रहा होगा, बहुत ही महान राजा रहा होगा जाजल देव फर्स्ट, ठीक है। जितनी राजधानी जलती है उस क्षेत्र को कन्हर देव जो शासक था, सोमेश्वर देव क्या करता है, कन्हर देव को उस क्षेत्र का राजा घोषित कर देता है। ये सोमेश्वर देव जो रहता है अपना स्वर्ण सिक्का चलाता है बिलासपुर में। ये 3 उपाधि धारण करता है, महाराजाधिराज, परम भट्टारक, परमेश्वर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपाधि रहती है, महाराजाधिराज की उपाधि वो धारण करता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोमेश्वर देव और जाजल देव में
कुछ रिलेशन था, संबंधी थे। देखिए, जो जाजल्य देव रहता है वो कबीर धाम के राजा की पुत्री से विवाह किया रहता है, ठीक है। और जो सोमेश्वर देव रहता है वो भी राजा जो रहता है धरणीधर की पुत्री राजकुमारी धरण महादेव से ये विवाह किया रहता है। तो ये दोनों क्या रहते हैं, एक दूसरे के ये साढ़ू भाई रहते हैं। तो एक प्रकार से रिलेशन के कारण भी ये उदार बना होगा और राजाओं समेत मंत्रियों को उन्होंने छोड़ दिया, मुक्त कर दिया। तो ये सब इफेक्ट सोमेश्वर देव के बारे में याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण शासक होता है बस्तर के छिंदक नागवंशीय शासकों का, है ना। इसके बारे में पहले मैं बता दूं कि जो मधुरांतक देव है और जो सोमेश्वर देव है उनके बीच बहुत ही लंबा संघर्ष होता है ना। बहुत ही लंबा संघर्ष होता है जो कि कोरापुट और कालाहंडी क्षेत्र में इनका युद्ध होता है 1069 ईस्वी में। 1069 ईस्वी में सोमेश्वर देव और मधुरांतक देव का बहुत ही घमासान युद्ध होता है जिसमें मधुरांतक देव की हार होती है। उसके बाद सोमेश्वर देव भोगवतीपुर को अपनी राजधानी बना लेता है। इसके पहले भी जो मधुरांतक देव था वो भोगवतीपुरेश्वर की, है ना, विरदावली धारण करता था। इसके ताम्रपत्र में उल्लेख है, मधुरांतक देव के ताम्रपत्र में ये उल्लेख है कि राजधानी चक्रकोट है। सख्य भ्रमट कोटच्छ के राजा के रूप में उपाधि धारण करता है ना। और भोगवतीपुरेश्वर की भी उपाधि ये धारण करता है, ऐसा ताम्रपत्र में उल्लेख है। तो ये सभी फैक्ट आप याद रखिएगा। आगे के शासकों के बारे में हम देखते हैं। सोमेश्वर देव के बाद जो शासक हुआ वो हुआ कन्हर देव। हालांकि कन्हर देव 1111 के पहले ही राजा बन गया होगा ऐसा अनुमान है, क्योंकि नारायण पाल का अभिलेख जो है, नारायण पाल का अभिलेख गुंड महादेवी लिखती है कि 1111 में कन्हर देव राजा रहता है करके ये लिखता है। तो और इसके पहले जो राजा था सोमेश्वर देव, उसका जो अभिलेख मिला 1069 से 1079 ईस्वी के लगभग मिलता है। चूंकि जाजल्य देव ने बाद में उसको बंदी बनाया, वो बाद की घटना है, इसलिए उसको 1111 ईस्वी तक शासनकाल देते हैं, पर यह निश्चित नहीं है। तो नारायण पाल अभिलेख जैसे मैंने बताया कि सोमेश्वर देव की माता गुंड महादेवी का अभिलेख है, ये 1111 ईस्वी का अभिलेख है, ठीक है। कन्हर देव पर पृथ्वीदेव का आक्रमण होता है, पृथ्वीदेव द्वितीय का। इसका जो सेनापति रहता है जगतपाल, वो आक्रमण करता है। इसके पहले भी हमने देखा था कि सोमेश्वर देव जो रहता है, सोमेश्वर देव को जाजल्य देव बंदी बना लेता है। उसके पहले पृथ्वीदेव फर्स्ट के ऊपर सोमेश्वर देव आक्रमण किया रहता है। तो ये बहुत सारी वंशानुसार एक दुश्मनी हो जाती है दोनों वंशों के बीच में। अब उसके बाद जो शासक होता है वो होता है सोमेश्वर देव द्वितीय। सोमेश्वर देव द्वितीय के बारे में हम देखते हैं। सोमेश्वर देव द्वितीय, जो इनकी पत्नी का नाम था गंग महादेवी, जिनका बारसूर अभिलेख मिला है 1208 में। इसी अभिलेख में 32 मंदिर बनाए जाने का उल्लेख है। तो सोमेश्वर देव द्वितीय के काल में 32 मंदिर बना। कौन बनवाया? गंग महादेवी ने 32 मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखें, और ये जो था बारसूर अभिलेख मिला है 1208 का मिला है। इसके संबंध में यही सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। उसके बाद देखते हैं जो राजा हुआ जगदेक भूषण नरसिंह देव, ये उसकी उपाधि थी, जगदेक भूषण नरसिंह देव जो शासक था। ये भैरमगढ़ एक शिलालेख मिला है जिसमें ये लिखा है कि ये मणिकेश्वरी देवी या मांडिक देवी का भक्त है। ये मणिकेश्वरी देवी ये दंतेश्वरी देवी का ही एक रूप है जो बाद में दंतेश्वरी देवी के रूप में स्थापित होता है। इसका जतनपाल अभिलेख मिला है 1218 ईस्वी का, और दंतेवाड़ा का स्तंभ लेख मिला है जिसमें नरसिंह देव के बारे में चर्चा की गई है। नरसिंह देव के बारे में जानकारी मिलती है, ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद इस वंश का कोई क्रमबद्ध इतिहास प्राप्त नहीं होता है। एक राजा मिलता है जयसिंह देव। इसका उल्लेख सुनारपाल के तिथि विहीन अभिलेख में किया गया है। तिथि विहीन है सुनारपाल का अभिलेख, तो इसको आप याद रखिएगा। सुनारपाल का जो तिथि विहीन अभिलेख है वो छिंदक नागवंशियों से रिलेटेड है। उसके बाद जो सबसे अंतिम शासक होता है हरिश्चंद्र देव, इम्पॉर्टेंट है। इसका टेमरा का सती स्मारक लेख मिला है। टेमरा का सती स्मारक लेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 1324 ईस्वी का है।
इसी वर्ष में 1324 ईस्वी में जो आपके वारंगल के शासक रहते हैं अन्नमदेव, वहाँ से खदेड़ दिए जाते हैं दूसरे वंश के शासकों के द्वारा। तो ये अपने सैनिकों के साथ इस क्षेत्र में आते हैं और इस वंश के जो शासक रहते हैं हरिश्चंद्र देव, जो काफ़ी कमज़ोर हो जाया रहता है, उस पर आक्रमण करते हैं और इस वंश की सत्ता समाप्त कर देते हैं। छिंदक नाग वंश की सत्ता समाप्त करके फिर अपने चालुक्य वंशीय सत्ता यहाँ स्टार्ट करते हैं, जो बाद में छत्तीसगढ़ में काकतीय वंशीय शासकों के बारे में जाना जाता है ना। यहाँ चालुक्यों का आक्रमण होता है और जो राजा आक्रमण करता है उसका है अन्नमदेव नाम रहता है। हरिश्चंद्र देव की पुत्री रहती है चमेली देवी, बहुत ही साहसी और वीरांगना रहती है। वो अन्नमदेव से आक्रमण करती है। बस्तर के लोक गाथा में आज भी चमेली देवी का नाम जीवित है। उसके बाद ये एक आपका पुरुषपाल का योद्धा अभिलेख मिला है। पुरुषपाल का अभिलेख जो है आप योद्धाओं के उल्लेख के संबंध में याद रख सकते हो। ये योद्धाओं का अभिलेख है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और एक बात और है, एक फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आपको कभी पूछ दिया, जैसे धारावर्ष है, कन्हार है, ये जो नाम लिए गए हैं, ये जो नाम हैं आपके राष्ट्रकूट वंशियों से लिए गए हैं, है ना। और जो सोमेश्वर करके नाम है, सोमेश्वर देव, वो तेलुगु चोटगंगीय वंशों से लिए गए हैं ये नाम। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और इस वंश से जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।